हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रेट, एवरेज रेट क्या होता है, और इसके साथ ही मैंने आपको कुछ एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। उसमें आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए बहुत इजी है। मैंने आपको रेट का जो है फॉर्मूला बताया था, वो रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेट का फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या चाहे आप और करके लिख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अपॉन क्या होगा टाइम टेकिंग या टाइम टेकन फॉर द चेंज। जो चेंज हो रहा है उसमें कितना टाइम लिया गया है, फॉर द चेंज कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है उसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है उसको यहां पर अपन लेते हैं। देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर के रूप में शो करते हैं। मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन का क्या है, यूनिट है। तो यहां पर कंसंट्रेशन की यूनिट हम क्या लिखने वाले हैं, मोल पर लीटर लिखने वाले हैं। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द चेंज, तो यहां पर जो टाइम टेकन लेंगे हम, आप सेकंड में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, हॉर्स में ले सकते हो। मैं यहां पर किस में ले रहा हूं, आपको सेकंड में ले रहा हूं, टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आप देखिए रेट का क्या हमारे पास यूनिट आता है, रेट मोल, आप जानते हो पर लीटर लिखा हुआ, लीटर भी नीचे यहाँ पर अपॉन में सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसे, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। जब आपका लीटर इंटू सेकंड ऊपर जाएगा तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर लगा दीजिए इनवर्स का माइनस, साथ में यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, किसका यूनिट है, रेट का यूनिट है। तो हमारे पास रेट का यूनिट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसको, रेट कांस्टेंट को। इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जनरल रिएक्शन को मानकर चलते हैं। फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन कुछ भी आप ले सकते हैं यहां से। जैसे मैंने एक जनरल रिएक्शन ली है, इधर देखिए N1A प्लस N2B, यहां से हमारा बन रहा है M1C प्लस M2D। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, और इस जनरल रिएक्शन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं रेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, रेट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट कैसे लिखी जाती है हम जानते हैं, रेट लॉ क्या कहता है, कल मैंने आपको रेट लॉ भी बताया था कल की क्लास में। रेट लॉ क्या कहता है कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में आप देख रहे हो इसके मोल कितने हैं, इसके मोल कितने हैं, ठीक है। मोल्स को मैंने आपको कल बताया था पावर में नोट करते हैं, तो हमने लिख दिया पावर में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रेट का फॉर्मूला आ जाता है। रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, K N1 B N2। ये हमारे पास क्या है, रेट का फॉर्मूला है, ओके। चलिए ये हमारे पास रेट आ गई किसके लिए, एक जनरल रिएक्शन के लिए। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, रेट कांस्टेंट। हम जानते हैं, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ठीक है। तो के को आप बाहर लेते हैं,
के को बाहर लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर के इक्वल टू रेट अपॉन ए की पावर n1 और साथ में आपको मिलेगा बी की पावर n2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए रेट का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है। रेट का जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास किसका यूनिट है, रेट का यूनिट है। और आप देखिए ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ए एंड बी रिएक्टेंट है और पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन भी होगी और बी की कंसंट्रेशन भी कुछ होगी। कंसंट्रेशन का यूनिट मैंने अभी भी बताया था, क्या लेते हैं, मोल पर लीटर लेते हैं। चलिए मोल पर लीटर हम ए की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, पावर में क्या लगा देंगे n1। ऐसे हम बी की कंसंट्रेशन भी क्या लेंगे, मोल पर लीटर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, मोल पर लीटर ए और बी की कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया। आगे देखिए क्या होगा, K इक्वल टू, अब आप क्या लिखने वाले हो, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। साथ में आप देखिए दोनों का बेस, मोल पर लीटर मोल पर लीटर, इन दोनों पावर का बेस सेम है। सेम है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया है, मोल पर लीटर, साथ में क्या लिखेंगे n1 प्लस n2। ठीक है, चलिए अब ये n1 प्लस n2 है, क्या है आपका, n1 प्लस n2 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। क्या मान लिया इसको, n के इक्वल मान लिया है। ठीक है, तो हम k के यूनिट क्या लिखेंगे, k इक्वल टू, या इसको इधर लिख देता हूं, क्या लिखोगे, k इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर लीटर इनटू सेकंड, या बोल दीजिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और साथ में यहां आप क्या लिखोगे, मोल, आप चाहो तो इसको लीटर इनवर्स ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लीटर, और ये क्या हो गया आपका n हो गया। अब देखिए मोल लीटर इनवर्स, और ये भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स है। जब लीटर ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर माइनस की पावर लग जाएगी, तो ये और ये सेम हो गए ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट बना के इसके ऊपर ब्रैकेट बना दो। अब इस ब्रैकेट को आप कैसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर इसकी तरह, या फिर इसको इसकी तरह लिख सकते हो, या इसको इसकी तरह लिख सकते हो। तो इसकी पावर कितना है आपके पास, यहाँ पर 1 है, और इसकी पावर क्या है, n है। क्यों ना n को ऊपर लेके जाए, देखो दोनों के बेस सेम है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, k इक्वल टू मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स। ठीक है, और देखिए जब पावर ऊपर 1 है और ये n ऊपर की ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। साथ में ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई में सेकंड इनवर्स है। तो ये हमारे पास किसका यूनिट आ गया है, k का यूनिट आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चंस बने। अब यहाँ पर हम n की बात करते हैं। n हमारे पास 0 हो सकता है, 1 2 3, ये इस तरह से आपकी होल नंबर्स हो सकते हैं। चलिए कॉपी करो, इसको स्क्रीनशॉट लो। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चंस बने। ठीक है, चलो अब मैं इससे बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, किस तरह से ये आते हैं। देखो जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको रिएक्शन दे दी है N2 प्लस 3H2, या फिर आप इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे लिखिए। जैसे आपको रिएक्शन दे रखी है A प्लस 2B से आपको क्या बना है, प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, क्या ज्ञात करवा रहा है, इसके लिए क्या फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड आउट द रेट एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो हमारे पास दे रखा है a प्लस 2b और साथ में बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रेट लो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रेट लो हमें फाइंड आउट करनी है क्या, रेट फाइंड आउट करनी है। चलिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट कौन कौन है, A और B है। चलिए A का कितना मोल है, 1 मोल है, कुछ भी नहीं दे रखा, आगे 1 से मल्टीप्लाई मानेंगे। 2 मोल किसके हैं, B के हैं, ये हमने लगा दिया। अब आप क्या बोलोगे, रेट
इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक साइन चिन्ह आ जाएगा आपके पास के, यहाँ पर क्या a, और इधर क्या है आपका b की पावर 2। ठीक है, चलिए आगे हमें क्या याद करना है, क्या फाइंड आउट करना है। ये एक पैटर्न, एक क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। क्वेश्चन का एक पार्ट क्या था, रेट फाइंड आउट करो, तो रेट फाइंड आउट कर ली। दूसरा पार्ट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं रेट का यूनिट क्या होता है, वो रखना है हमें, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ये होता है। अब देखिए हमारे पास के को मैंने बाहर कर लिया, रेट ऊपर आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, a1 की पावर 1 और b की पावर क्या आएगा 2 आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। k इक्वल टू क्या बनेगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। a का क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, इसके ऊपर 1 पावर है, और ऐसे ही आप मोल पर लीटर और इसके पावर 2 है। चलिए और क्या बनेगा आगे, चलिए इसका बेस और इसका बेस, यानी कि इस पावर का बेस और इस वाली पावर का बेस दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है। तो क्या लिखोगे आप, k इक्वल टू मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, क्या बनेगा, मोल पर लीटर। ठीक है, 1 पावर ये है और 2 पावर ये, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा। इक्वल टू क्या लिख दिया है मैंने, 3 लिख दिया है। क्या लिखोगे यहाँ पर, k इक्वल टू मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर, और यहां पर 3 है। इसको देखो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। k इक्वल टू मोल पर लीटर, ध्यान रखिएगा ये भी मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है। अब देखिए जब मोल पर लीटर है तो ये घात क्या है, पावर ऊपर की हो जाएगी, तो क्या होगा 1 माइनस 3, और साथ में क्या है, सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल, मोल पर लीटर माइनस में 2 सेकंड इनवर्स। इसको और कैसे लिख सकते हो, मोल, मोल के ऊपर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब देखिए लीटर अपॉन में है, जब लीटर ऊपर जाएगा ना तो खुद माइनस का हो जाएगा, और पहले से एक माइनस पावर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 और साथ में सेकंड इनवर्स। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का ये रेट का यूनिट हो गया। आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लिखने के बाद सीधे भी आप कर सकते थे। देखो एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है 2, यानी कि 2 और 1 3 पावर हो गई। हमने फॉर्मूला देखा था इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, हमने फॉर्मूला देखा था रेट लो का, सॉरी रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो देखो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला k इक्वल टू, मैंने आपको लिखा था मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। जब आपको पता चल गया है कि आपकी रेट क्या है, रेट इक्वल टू आपकी क्वेश्चन में आई k इक्वल टू a की पावर 1 और b की पावर 2, तो देखिए 1 प्लस 2, n का इक्वल क्या हो गया है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। क्यों ना इस 3 के मान को यहाँ डायरेक्ट ही रख दिया जाए, तो वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स। यही हमने कुछ देर पहले किया है, मोल पर लीटर और साथ में माइनस का 2 और सेकंड इनवर्स। क्या लिखोगे इसे, k मोल, मोल पे तो -2 लगेगा, लीटर ऊपर की ओर आएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा। चलिए ये क्या हो गया, इसका यूनिट आ गया। इस तरह से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, डायरेक्ट आपको बताना है 1/2 a प्लस 1/2 b से आपने क्या बना दिया है, प्रोडक्ट बना दीजिए। बताओ इसके k का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ k क्या होगा, यूनिट ऑफ k क्या होगा, डायरेक्ट बताना है आपको। टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। ओके, कर लिया होगा आपने। देखो क्या करना है, यहां पर आपके पास है तो आपको सीधे सीधे रेट फाइंड आउट करना है। r कॉफिशिएंट पावर में आ जाएंगे इन दोनों के, b का कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 1/2। अब हम जानते हैं n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट आएगा, 1/2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब k का यूनिट याद कराना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस n
और सेकंड इनवर्स। चलिए एन का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, एक होता है, फॉर्मूले में रखो के मोल पर लीटर, 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 का मीनिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब हम किसी की पावर जीरो रखते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो के बराबर हमारे पास क्या आएगा, केवल सेकंड इनवर्स आएगा। तो ये क्या हो गई है, इस इक्वेशन का जो के होगा, रेट कांस्टेंट होगा, उसका यूनिट हमारे पास आ गया है। कॉपी करो। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले कुछ है ना, उनकी बात हम करने वाले। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट। चलिए हमारे पास नया टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में से पहला फैक्टर या आप बोल सकते हो, लाइन भी लिख सकते हो, फॉलोइंग फैक्टर्स आर affected the rate of reaction। कौन कौन से हैं, नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है, रेट को इफेक्ट करती है। कैसे, हम जानते हैं कि रेट लो क्या होता है। रेट लो क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम क्या कहेंगे, मोर रेट ऑफ रिएक्शन का रेट भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो हमारा ये यहाँ पर जो टॉपिक है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactant, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप ही बोल सकते हो, जैसे हमने एक रिएक्शन ले लिया, फॉर ए रिएक्शन जैसे आपने ए प्लस बी से क्या बनना, आपका प्रोडक्ट बन गया। इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट निकालना चाहोगे तो रेट कैसे फाइंड आउट होगी, देखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। तो रेट निकालने के लिए आपको प्रोपोर्शन साइन हटाना पड़ेगा, तो यहां पर के आ जाएगा। के क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। कॉपी करो इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर बी पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है।
ठीक है, उसके ऊपर भी क्या होता है, रिएक्शन डिपेंड करेगी। जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स की नेचर पे डिपेंड करता है क्या, रेट। ठीक है, जैसे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन ली NO, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर आप करवाते हैं, NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये इसलिए फास्ट होती है इनकी नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट क्या है, NO है, इसकी नेचर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। वहीं अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे और उसकी रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट होती है। ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। कॉपी करो इसको। या आप इसको लिखना चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, द नेचर ऑफ reactant and product depends upon the sorry इसको आप ऐसे लिखो, the rate of reaction depends upon the bond present in reactant and प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसकी नेचर पे भी ये डिपेंड करती है। चलिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का इफेक्ट क्या होने वाला है। देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रेडिएशन की प्रेजेंस में हाई स्पीड से होती है, ग्रेटर स्पीड से होती है। वहीं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर रेडिएशन की एब्सेंस में से बोलिए, सनलाइट या फिर रेडिएशन की एब्सेंस में स्लो प्रोसेस से होने लगती है। दैट मीन्स कि जो रिएक्शन का रेट है उसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, देखो एक रिएक्शन, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, हम सब जानते हैं H2 प्लस Cl2, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ 2HCl फॉर्म होता है। ठीक है, ये जब रिएक्शन विदाउट रेडिएशन या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो ये स्लो रिएक्शंस होती है। और वहीं अगर आपने इस रिएक्शन में क्या किया है, सनलाइट को इसके अंदर डाला है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, हाई स्पीड से होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट रिएक्शंस होगी। दैट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट या फिर रेडिएशन, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। आप इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत लिख सकते हो। some reactions are slow in the absence of radiation, but their rate increased in the presence of सनलाइट या फिर रेडिएशन। इन रिएक्शंस की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। कॉपी कर लेना इसको।
चलिए अब हम देख रहे हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सी के बाद में डी पॉइंट, और डी पॉइंट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या है, किस तरह से इफेक्ट करता है रेट को। जब हम किसी भी रिएक्शंस की बात करते हैं और उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, इसको इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका रीजन ये भी होता है कि जब आप किसी रिएक्शन को टेम्परेचर या किसी भी रिएक्शन को जब आप टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर देने पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं और ज्यादा मात्रा में कोलिजन के द्वारा क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 टाइम या फिर 3 टाइम तक, 2 से 3 टाइम तक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 2 से 3 टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किसी भी रेट के किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होती है, तो हम बोलेंगे 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और एक और बात, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो हम ऑरेनियस इक्वेशन के द्वारा फाइंड आउट करने वाले हैं। कौन सी इक्वेशन, ऑरेनियस इक्वेशन। ऑरेनियस इक्वेशन क्या कहता है कि जो के होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो के, एक इक्वेशन दी थी उन्होंने, के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी के क्या होता है, बराबर। ये हमारे पास क्या है, आरएनएस इक्वेशन है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, के बराबर ई एप्सिलॉन माइनस ई अपॉन आर टी। ए यहाँ पर एक फैक्टर है, ठीक है, आरएनएस फैक्टर भी बोल सकते हो इसको, और ई यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ इस तरह से लिखा गया है, ई यहाँ पर अपॉन आर टी। आर का मतलब आप जानते हो गैस कांस्टेंट होता है, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब थ्योरी के बारे में बात करें तो थ्योरी क्या बोलेंगे अपन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, थ्योरी देखो, इसकी थ्योरी क्या है, द रेट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। थ्योरी लिख लो इसकी, द रेट डिपेंड्स upon the temperature with the increase in temperature the rate of reaction increases। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट है, द रेट ऑफ रिएक्शन increases 2 to 3 times with 10 degree centigrade राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो तो ये क्या हो जाती है, इतनी 2 से 3 या 2 से 3 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the reaction can be explained on the basis of Arrhenius equation।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। कॉपी कर लो इसको, आरएनएस इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बताई दी है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, रेट भी इंक्रीज होता है। ओके, कॉपी हो गया ना। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक और टॉपिक बचेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। देखिए कैटलिस्ट, डी कौन सा पॉइंट आ गया अपने पास, 5 पॉइंट, डी के बाद ई पॉइंट आ गया। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किस तरह से इसकी रिएक्शन को इफेक्ट करता है उसके बारे में देखिए कैटलिस्ट जो है, ये दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे और सेकंड अपन बात करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव, ये तो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ऐसा क्या होता है कि इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, इसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। फिर अब हम देखते हैं कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। उसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बता रहा हूं। देखो जैसे हमारे पास ये है, ये इधर मैंने एनर्जी ले लिया है, और इधर क्या है हमारे पास, पाथ ऑफ रिएक्शन है। इसे आप डायग्राम में समझे, इजीली समझ में आ जाएगा। पाथ ऑफ रिएक्शन, मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर इतना रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या करेगा, रिएक्ट होंगे आपस में, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। कोलिजन पे क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल फॉर्म में होंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा। तो मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। मैंने बोला कि यहां से लेके और यहां तक जो इसकी बात करूंगा, यानी कि इसकी एनर्जी की, ये मैक्सिमम एनर्जी है यहाँ पर। ये जो एनर्जी है इसको मैंने बोला है E1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। और दूसरा मैंने बोला कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है और फिर वापस यहां आ रहा है। एक एनर्जी का पार्ट अपन इसकी बात करते हैं, ये क्या है, एनर्जी E2। ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट है। विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो है विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो आपकी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कम समय में क्या होगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी थ्योरी क्या है वो देखिए आप, इसकी थ्योरी। ठीक है, एक कैटलिस्ट, थ्योरी इसकी साथ साथ इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is increased, the catalyst decreases the activation energy of the reaction। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए देखो फटाफट थ्योरी इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग में लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया उसकी बात करें। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके ऊपर फ्री वैलेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे में प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ग्रेटर मात्रा में बनेगा।
ठीक है। तो हम बोलेंगे ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट एक पूरा सॉलिड भी हो सकता है या फिर वो फाइन पार्टिकल भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बुरादा चूर्ण फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए जो सॉलिड पार्टिकल है उनका सरफेस एरिया कम होगा, वहीं जो पार्टिकल या फाइन पार्टिकल फॉर्म में है या चूर्णित फॉर्म में है उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए ग्रेटर द surface area of reactant greater the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहने वाली है, उसकी ग्रेटर रहने वाली। आप इसके लिए एक लाइन और बोल सकते हो, क्या, इफ द सॉलिड रिएक्टेंट इज टेकन if the solid reactant is taken in the form of fine particle, किस फॉर्म में लिया गया है, फाइन पार्टिकल की फॉर्म में लिया गया या पाउडर फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, देन the rate of reaction is greater। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, उसकी ग्रेटर रहने वाली है। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलिए अब आज की क्लास में मैंने आपको बताया किस तरह से आप रेट का यूनिट फाइंड आउट करते हो, ठीक है, रेट कांस्टेंट का यूनिट किस तरह से फाइंड आउट करोगे, और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और एक जो मैंने आपको बताया था दूसरा टॉपिक जो आज की क्लास का था, रेट कांस्टेंट का यूनिट। कई एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ चुका है, और फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग में भी 2 या 3 फैक्टर आपको कैलकुलेट करवा लेता है या पूछ लेता है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या फिर 3 टाइम हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।